हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 61 से आगे के जितने भी सेक्शंस खत्म हो सकते हैं उतने सेक्शंस को हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। इससे पहले के सभी सेक्शंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर खत्म कर लिया है। अगर आपको उनमें से कोई भी सेक्शन देखना हो तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब हम आते हैं सेक्शन 61 के ऊपर जो बात करता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब देखिए, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि आपने क्या जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, जो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रेजेंट किया किस चीज़ के लिए, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अब, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ BOE की बात हो रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। जो कैसे पेबल है? आफ्टर साइट, मतलब जब आप उसको दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, उसी के बाद वो पेबल है। मस्ट इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर इन फॉर प्रेजेंटमेंट। अगर उसके ऊपर कोई टाइम और प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कहाँ पे उसको प्रेजेंट करना है, बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई देयर ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस। तो उसको हमें जो ड्रॉई है, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके सामने प्रेजेंट करना है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। इफ़ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, कि भाई उसको मैंने एक एक अपने कॉमन एफर्ट से ढूंढा और मुझे वो मिल गया, तो मेरे को वो मिला, तो मैंने वहाँ पे उसको उसको साइट पे मतलब उसको दिखाया और उसको एक्सेप्ट करा लिया। बाय रीजन इंटाइटल टू डिमांड एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज़ ड्रॉन। एक रीजनेबल टाइम के अंदर। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये हर एक फैक्ट्स के हिसाब से हर एक केस के अंदर डिफरेंट होगा। एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे, और ये किसी बिजनेस आवर्स के अंदर ही कराना है और बिजनेस डे पे ही कराना है। आप संडे को या ऐसे किसी दिन पे जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है उस पर नहीं कराओगे। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, और अगर अगर वो इंस्ट्रूमेंट को आपको आफ्टर साइट पेबल था वो, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करा लेते हो, और अगर आप ऐसा करने में डिफॉल्ट कर देते हो, तो नो पार्टी देयर टू इज लाइबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। तो अब कोई भी पार्टी उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल नहीं रहेगी, अब आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। इफ़ द ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड द बिल इज डिसऑनर। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने एक रीजनेबल सर्च की और आपको वो जो ड्रॉई था वो नहीं मिला, तो ये मान लिया जाएगा कि जो आपका बिल है वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब जो डिसऑनर की प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर आप वो कर सकते हो। इफ़ द बिल इज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट पर्टिकुलर प्लेस, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस। अब अगर बिल के ऊपर लिखा था कि ये दिल्ली के अंदर इस जगह पे आके आपको दिखाना था, तो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे ला के आप दिखाओगे। उसके अलावा अगर आप दिखाओगे तो वो नहीं माना जाएगा। तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस, एंड इफ एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड देयर ऑन द बिल इज डिसऑनर। और जिस दिन भी उसको प्रेजेंट करना था और वहाँ पे वो नहीं मिलता जो ड्रॉई था, तो फिर मान लिया जाएगा कि वो जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। When authorized by agreement or usage, a presentment through the post office by means of registered letter is sufficient। कि भाई अगर आपने उसको, अगर उसके ऊपर लिखा था कि एग्रीमेंट के अंदर कि आपको उसको प्रेजेंट करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो अगर आपने जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जब उसको सेंड किया, तो अगर आपने उसको रजिस्टर्ड लेटर दिखा दिया, तो उससे मान लिया जाएगा कि आपने उसको वो सेंड कर दिया। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अब सेक्शन 62 बात करता है प्रोमिसरी नोट की। सेक्शन 61 ने किसकी बात की? बिल ऑफ एक्सचेंज की। सेक्शन 62 बात कर रहा है प्रोमिसरी नोट की, कि आपने जो प्रोमिसरी नोट है उसको प्रेजेंट किया साइट के ऊपर, मतलब कि उसकी आंखों के सामने। प्रोमिसरी नोट पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, की भाई एक प्रोमिसरी नोट था जो कैसे पेबल था? आफ्टर साइट, मतलब कि जब वो उसको देख के एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद वो पेबल था एक टाइम पीरियड के बाद, कि भाई 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद। मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर साइट। तो वो जो मेकर है उसको प्रेजेंट हो जाना चाहिए उसके सामने। ही इफ़ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड बाय पर्सन एंटाइटल टू डिमांड पेमेंट। जो भी पर्सन जो भी एंटाइटल है उससे पेमेंट लेने के लिए, अगर वो उसको प्रेजेंट कर देता है और वो उसको रीजनेबल सर्च के बाद फाउंड कर लेता है, तो विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड इन बिजनेस आवर्स ऑन द बिजनेस डे। वही सेम बात है, सेक्शन 61 वाली आ गई। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लाइबल देयर ऑन द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। और ऐसा नहीं होता तो फिर उसके लिए कोई भी लाइबल नहीं रहेगा। सेम सेक्शन 61 और 62 है। 61 बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, 62 प्रॉमिसरी नोट के लिए है। सेक्शन 63 बात करता है ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। अब आपने उसको सामने प्रेजेंट किया, ड्रॉई के सामने प्रेजेंट किया, अब उसको भी तो कुछ समय दोगे सोचने के लिए, तो वही समय बताया गया कि कितना टाइम है उसके पास डेलिब्रेशन के लिए, सोचने समझने के लिए। तो द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई, अगर ड्रॉई ऐसा कह रहा है, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया गया उसके सामने उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो ड्रॉई को अलाउ किए जाएंगे 48 आवर्स एक्सक्लूसिवली ऑफ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे इसमें इंक्लूड नहीं होगी, टू कंसीडर वेदर ही विल एक्सेप्ट इट और नॉट, कि भाई उसकी मर्जी है कि उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, तो उसके लिए उसको 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये उसके डेलिब्रेशन का टाइम है, उसके सोचने समझने का टाइम है, जिसके अंदर पब्लिक हॉलीडे जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, 48 आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए। फिर सेक्शन 64 बोलता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, कि अब आप जो आपका बिल है उसको
या चेक को या प्रोमिसरी नोट को क्या करोगे, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे। तो क्या बोलता है सबसेक्शन 1, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉई देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट द अदर पार्टीज देयर टू आर नॉट लाइबल टू सच होल्डर। कि भाई आपको अगर उसकी पेमेंट चाहिए, चाहे वो पीएन है, चाहे वो बीओई है, चाहे वो चेक है, तो वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा किसके सामने, उसके मेकर के सामने। मेकर कौन होता है, प्रोमिसरी नोट का होता है। एक्सेप्टर के सामने जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, ड्रॉई के सामने जिसने उसकी पेमेंट करनी है, देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर, कि या तो होल्डर खुद करे या फिर उसके बिहाफ पे कोई आके प्रेजेंट करे कि भाई इसकी पेमेंट कर दो। अगर ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो प्रेजेंट नहीं करता पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो जो लाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वेयर ऑथराइज बाय एग्रीमेंट और यूसेज, अ प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट। वही पहले वाली बात आ गई। एक्सेप्शन बोल रहा है सेक्शन 64 की, वेयर अ प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड एंड इज नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयर ऑफ। कि जहाँ पे कोई प्रोमिसरी नोट पेबल है, कैसे, ऑन डिमांड, की जब भी आपने जाके दिखाया आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, और वो पेबल नहीं है किसी स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर कि आपको यहीं पे जाके पेमेंट लेनी है, तो उस केस के अंदर प्रेजेंटमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है जो मेकर है उसको चार्ज करने के लिए। सबसेक्शन 2 बोलता है, सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6, जो हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बारे में पढ़ा था, एक ट्रांसलेटेड चेक की, जहाँ पे हमने पूरा समझा था कि ट्रांसलेटेड चेक क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। तो उसके बारे में बता रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6 वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक इज प्रेजेंट फॉर पेमेंट, द ड्रॉई बैंक, जो ड्रॉई बैंक है जिसने पेमेंट करनी है, इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रंकेटेड चेक from the bank holding the truncated check in case of any reasonable suspicion about the genuineness of the apparent tenor of the instrument। तो वो उससे और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जो ड्रॉई बैंक है, जो बैंक पेमेंट लेने गया है, उससे अगर उसको एक रीजनेबल सस्पिशन लगता है उस केस के अंदर कि इसकी जेन्युइननेस के बारे में, जो पेरेंट टेनोर उसके ऊपर अमाउंट लिखा गया है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में। और इफ़ द सस्पिशन इज दैट ऑफ एनी फ्रॉड, लेकिन उनको लगता है कि उनको कोई डाउट होता है किस चीज़ के, कि इसमें कोई फ्रॉड है, फॉर्जरी है, टेम्परिंग है या डिस्ट्रक्शन है इंस्ट्रूमेंट का, इट इज़ इंटाइटल टू फर्दर डिमांड द प्रेजेंटमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड चेक इटसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन। तो वो ट्रंकेटेड चेक को वेरिफिकेशन के लिए भी मांग सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द ट्रंकेटेड चेक सो डिमांडेड बाय द ड्रॉई बैंक शैल बी रिटेन बाय इट इफ़ द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली। तो अब वो उसको अपने पास रिटेन भी कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से उसकी पेमेंट कर देंगे। फिर सेक्शन 65 बोलता है आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस एंड इफ इट एट बैंकर्स विद इन बैंकिंग आवर्स। की अगर आप पेमेंट के लिए जैसे प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जा रहे हो तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लेके जाओगे, और अगर बैंकर के ऊपर लेके जा रहे हो तो जो बैंकिंग आवर्स है उसके अंदर आप लेके जाओगे। सेक्शन 66 बोलता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइड, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज made payable at specified period after date or side thereof must be presented for payment at maturity। कि अगर कोई promissory note या bill of exchange पेबल है एक specified period पे, किसके, डेट और साइड के बाद, जिस दिन आपने उसको प्रेजेंट किया था उसके बाद, तो अब आपको उस बिल ऑफ एक्सचेंज या promissory note को प्रेजेंट करना पड़ेगा उसकी मेच्योरिटी के ऊपर पेमेंट लेने के लिए। सेक्शन 67 बोलता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स, कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट के अंदर पेबल है तो उसको उसकी प्रेजेंटमेंट आप कैसे करोगे। तो आप प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर द डे फिक्स फॉर पेमेंट, कि जो भी दिन फिक्स था उसके तीसरे दिन पे जाके आप उसको शो करोगे, प्रेजेंट करोगे पेमेंट लेने के लिए हर एक इंस्टॉलमेंट पे। अगर एक 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट आती है, फिर 20 तारीख को आती है, तो फिर उसके 3 दिन बाद आप करोगे उसको शो। और अगर पेमेंट नहीं होती उस प्रेजेंटमेंट के ऊपर तो सेम इफेक्ट होगा जैसा कि नॉन पेमेंट ऑफ अ नोट एट मेच्योरिटी होता है, मतलब कि वो डिसऑनर की तरह मान लिया जाएगा। सेक्शन 68 बोलता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, कि जहाँ पे लिखा जाता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि ये स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर ही पेबल है, उसके अलावा ये कहीं और पे पेबल नहीं होगा। तो अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी देयर टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। तो अगर आपको किसी पार्टी को उसके अंदर लाइबल करना है तो आपको उसी जगह पे जो स्पेसिफाई की गई है उसी जगह पे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा आप उसको कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, अगर एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बनाया गया है या ड्रॉ किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है एक स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर, तो इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर और ड्रॉर देयर ऑफ बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, तो उसको भी फिर आपको उसी प्लेस के ऊपर प्रेजेंट करना पड़ेगा।
प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड, अगर आप मान लीजिए उसके ऊपर कोई एक्सक्लूसिवली कोई प्लेस जो है स्पेसिफाइड नहीं की गई उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट मेड पेबल एज मेंशन इन सेक्शन 68 या सेक्शन 69 जी के अंदर जो दिया गया है, मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पे जाके शो करोगे, आप उसको प्रेजेंट करोगे, और एट द यूजुअल रेजिडेंस जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे, ऑफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर देयर ऑफ एज अ केस में भी, जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट करोगे या तो उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर या फिर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 61 टू सेक्शन 70 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।